Okay. Now we'll start a new topic today. Organization culture is over, so I can take your test any day. बार बार हम बता दिए आपको, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को प्रिपेयर करके रखिएगा. द सेकेंड टॉपिक सिलेबस में जो दूसरा 2-3 यूनिट है, एक लीडरशिप तक तुम्हारा हो चुका है, मोराल बाकी है, थियरीज ऑफ मोराल बाकी है, मोटिवेशन बाकी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बाकी था जो हम लोग खत्म किए लास्ट क्लास में, और जॉब सेटिस्फैक्शन एक वर्ड है जो भी वो भी है. जॉब सेटिस्फैक्शन हम लोग को एचआरडी में पढ़ा चुके हैं, याद है? जॉब सेटिस्फैक्शन पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी मोराल नहीं पढ़ाया जा सकता है बिना जाना है. कहाँ जाना है? क्यों? वो 2 से 7 के बीच में डालेगा या वो रहा है कि ना उसमें डालिए. तो मोराल है, मोटिवेशन है. जो आप मोटिवेशन पढ़ चुके हैं एचआरडी में, वो मोटिवेशन की थ्योरीज थी. ठीक है, आज जो हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मिला के. अच्छा है कि थ्योरी का बैकग्राउंड है तुम्हारा, और नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी इंसेंटिव मोटिवेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है. जैसे अच्छा मार्क्स लाने के लिए ज्यादा अच्छी मार्किंग, अगर फेयर मार्किंग होती है तो अच्छा मार्क्स लाना है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है. डांट पड़ेगी खराब मार्क्स आने से, ये नेगेटिव मोटिवेशन है. लेकिन मोटिवेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो चीज तुम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में पढ़ना है. तो जो टॉपिक बचा है तुमको पढ़ाने के लिए ओपी में, अभी तो फॉर्म का कुछ सीन नहीं है. मोटिवेशन, मोराल, जॉब सेटिस्फैक्शन, उसके साथ प्रोडक्टिविटी एक टॉपिक है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो हो गया है. लीडरशिप के बाद इतना सब कुछ बचा है. एक हम लोग खत्म किए, दूसरा आज स्टार्ट करेंगे. ठीक, मोटिवेशन. ये क्लास रिवीजन क्लास रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका फाउंडेशन हो जाए मोटिवेशन के पेजेस के लिए. वो अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए. So since I have already taught you motivation theories myself, so I expect you to be with the interactive class. Okay, what is motivation? Motivation is the energy that enthuses you to achieve your goals. ठीक है, वो एनर्जी, वो ड्राइव, motivation is derived from a word which is called motive. Okay, motivation is derived from a word which is motive. This word motive means active form of desire. ठीक है, देखो हमारे दिमाग में बहुत होता है ये सब कि बहुत पैसा कमाना है जिंदगी में, लेकिन मोटिवेटेड उस काम को करने के लिए सब लोग नहीं होते. ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके हम कोई बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, बट somewhere not everyone is motivated to study that much, work hard that much to achieve that goal. Okay, तो स्टूडेंट को, तुम्हारे लिए स्टूडेंट मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. लाइक ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको पता है तो क्या है, right? Not for university exams. Have something in life and crack some good. कभी इसका कोई एग्जाम निकालना होता है, बड़ा एग्जाम, तो उसके लिए बहुत पढ़ना होता है. और वो पढ़ना, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसको पढ़ने के लिए तुम्हारी हर दिन की कंसिस्टेंसी जरूरी है. हर दिन की कंसिस्टेंसी, not the number of hours that you do, but did you sit that day or not? Did you study that day or not? कई बार ऐसा होता है ना कि आप प्लान करते होते हैं या मम्मी बोलती है कि आप यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, जाना जरूरी हो जाता है, या फिर कोई आपके घर आ गया और आप नहीं पढ़ पाए. But the motivation is the one who is really motivated for their study or their target is the one जो ये सोचेंगे कि आज का दिन हम बर्बाद नहीं होने देंगे. मतलब दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं पढ़े. And I'm telling you, it is not for university exams. University exams last time में पढ़ के भी क्रैक किया जा सकता है. ये कोई टफ
सीरियस एग्जाम्स जिसमें कि आपका मोटिवेशन चाहिए, सीरियस एग्जाम्स जिसमें कि सब एक दूसरे को 0.1 मार्क्स से भी पीछे करने के लिए लगे। So that motivation is कि नहीं, आज का दिन क्योंकि I have to maintain my consistency, so I cannot spoil one day. ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेटेड आप तब होते हैं जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, और नौकरी के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, फुल टाइम नौकरी के साथ, फुल टाइम, दे आर सो मोटिवेटेड। कैब से आने जाने का जो टाइम होता है या ट्रेन से आने जाने का जो टाइम होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर 1 घंटा जाने आने में लगता है तो उस समय को और नोट्स रिवाइज करने में या कुछ वैसा करने में यूज करते हैं। दिस इज नॉट मोटिवेशन। ये तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तुम बहाना बनाना चाहोगे तो बहुत बहाना बना, ट्रेन में कैसे पढ़ेगा, यहाँ में कैसे पढ़ेगा, आवाज हो रही है वो बता देगा। ठीक है, दैट इज नोन एज मोटिवेशन। कहने का मतलब जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो आप अपनी भावनाओं से बहुत ऊपर उठते हैं, फिर आप अपने आप को बेवकूफ बनाने वाला काम कभी नहीं करेंगे। जैसे एक बहुत फेमस मुहावरा है कि करने का सिर्फ एक कारण होता है और नहीं करने का 100। अब तुम देख लो कि तुमको करना है कि नहीं करना, क्योंकि मोटिवेशन आप देखो इंट्रोडक्टरी क्लास तुमको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहे हैं। मोटिवेशन तुमको वो भी हम पढ़ा देंगे, लिखवा देंगे, डेफिनेशन देख लोगे, लेकिन तुमको मोटिवेशन समझ में नहीं आएगा कि प्रैक्टिकली मोटिवेशन। तुम सोच सकते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित में आज भी वैसा नाम नहीं, और दलित को छोड़ो किसी में नहीं। A boy who was not even allowed to sit in school, अभी हम सोच के देखो कि तुमको क्लास के बाहर निकाल दिया जाए कास्ट बेसिस पे इस 21st सेंचुरी में, जहाँ पे कि मन में किसी के कुछ भी हो, ऊपर से बोलना एक थोड़ा सा तो समाज का हमारा उस तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और क्लास के बाहर खड़ा रखी के समझना है, सुनना है, बाहर से बोलना, क्लास में नहीं बैठ सकते। That boy आजादी के होने पहले जब समाज इतना खराब था हमारा, उस वक्त he was abandoned from sitting in school. That man went up to giving the Indian Constitution, which is the longest constitution in the world. संविधान बनाना कोई छोटी बात है, उसमें और भी लोग हैं, उसमें और भी नाम है, लेकिन ये मेजर नाम है। ये अगर मोटिवेशन नहीं हो पढ़ने का, जीवन में कुछ करने का, तो ये हो सकता है फिर तो बहुत बहाना है, वैसे तो बहुत बहाना है, तो गर्मी लग रही है, बहुत बहाना कैसे पढ़ूं, चल रहा है, लाइट नहीं है, एसी चल रहा है, कैसे पढ़ूं। Someone, there are people जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घर से लोग आते हैं, बहुत सारे तो आराम से ऐसे बैठ के कि पापा पैसा भेज रहे हैं हर महीना, कोचिंग में दिलवा दिए, रूम में दिलवा दिए, आराम से बैठ के कुछ पढ़ रहे। नो, दे हैव टू अर्न ईदर फॉर देयर लाइवलीहुड और फॉर द फैमिली, फैमिली को भी पालते हैं। देखिए, मन में ये है कि हम कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करेंगे, बड़ा एग्जाम क्रैक करेंगे, ये क्या मोटिवेशन है? उसके पास बहाने की कमी है, नौकरी करते करते आगे आगे बढ़ेगा कि। And believe me, there are people who have worked from 9 to 6, excluding the conveyance time. I know them personally. और जहां हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ने में हम अभी नीड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग नीड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सारा एग्जाम्पल तुमको सिर्फ स्टूडेंट के लेवल पे समझा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे खुद ही समझ जाओगे। एटीएम का गार्ड नाइट शिफ्ट नौकरी करता है, तो गार्ड की नौकरी तो कोई शौक से करने जाता है नहीं, मजबूरी होगी डेफिनेटली, और वो वहां रात में बैठ के पढ़ता है, एग्जाम निकालता है। देयर हैव बीन केसेस
ये मोटिवेशन है, तुम अपने बहाने से बहुत ऊपर उठ चुके हो, तुम्हारा वो नीड है, तुमको लगता है कि तुम वो कर सकते हो। तुम लाइफ में क्या किए ये मैटर नहीं करता है, तुम कितने करने के केपेबल थे ये मैटर करता है। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा सा मिस करने के बाद एग्जाम देते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज, या उनको लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा सा से मिस हो गया, ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग होते हैं और इनको लगता है कि इनमें वो नीड है, वो कैपेबिलिटी है। अंडरस्टूड? गांव गांव में अभी भी वो तो बोलो कि ऊपर की शिक्षा के लिए फिर भी पटना वटना आ जाता है लोग। तुम लोग की क्लास में बहुत सारे लोग पटना के बाहर के हो गए, हो सकता है बाहर में गांव से नहीं हो, लेकिन गांव के बारे में अवेयर तो हो ना कि कितनी कमी है, कितनी स्कैसिटी है, वहां भी लोग पढ़ रहे हैं। तुम सोचो उनका मोटिवेशन कि कुछ करना है, कुछ करना है। दिस बिकम्स योर मोटिवेशन। This is the need, internal need, the internal active form of energy that enthuses you to achieve your goal. Definitely तुम्हारा कोई गोल होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए as a student, and you should cut down on your hours of sleep. बहुत ज्यादा सोने से बहुत टाइम जो मिलता है वो चला जाता है। और एंड बिलीव मी, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग अभी बहाना करते हैं गर्मी लग रही है, क्लास करने के बाद टाइम नहीं है, ये सब वो है। ऐसा एक टाइम आ जाता है, टाइम इज मनी। ऐसा एक टाइम होता है जब आप समय निकाल देते हैं, जैसे अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, सबको पता है कि तुम पढ़ रहे हो, तो कोई तुमसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है ना। पेरेंट्स, सोसाइटी, तुम्हारा एक आइडेंटिटी है ना यहाँ पे कि तुम स्टूडेंट हो। आफ्टर दिस व्हाट यू विल हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस, यू विल गो थ्रू एन आइडेंटिटी। क्या कर रहे हो अभी तो पास किए, अच्छा से वेला बैठा, आगे क्या करना है, नहीं व्हाट आर यू डूइंग। तुमको क्या लगता है आज के बाद, जब तुम लोग आज से 5-6 साल बाद जब तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे, तो ये थोड़ी ना पूछोगे कि कैसे हो, क्या, हाँ ठीक हो, और कहाँ हो अभी, तो बताओ कहाँ हो। दैट इज द आइडेंटिटी यू कैरी। ओके, सो ये टाइम बहुत ग्लोरियस टाइम है तुम्हारा, इसको बर्बाद मत करना। पढ़ो मन लगा के और टाइम मैनेजमेंट करो अच्छे से, लेकिन वही मोटिवेशन होना चाहिए उस चीज को करने के लिए, अचीवमेंट के लिए। बहुत टाइम है, इतना क्लास नहीं होता है, तो होता भी है उधर क्लास में अलर्ट रहो, क्लास की चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज बाहर से जो जैसा प्रिपेयर करना है वो सब करते रहो। This was motivation at your level. Now we come back to some serious organizational level. For example, see, we discussed the theories in HRD. We will revise the theory in this class. अच्छा है, एक बैकग्राउंड है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन अगली क्लास में करेंगे, वो ज्यादा समझ में आएगा। मोटिवेशन का मतलब समझ में आया? जो मोटिवेटेड होते हैं वो बहाने नहीं बनाते, ये आप ध्यान रखिएगा। So you can make seriousness of a person out by this way. तुम कितना बहाना बनाते हो और अपने आप को कितना ब्लॉक करते हो कि तुम्हें ये काम है, वो काम है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। Just ask yourself, is that work your priority? पढ़ने के बाद भी तुम उसको कर सकते हो। पढ़ लो 2 घंटा, दिन का 24 घंटा में 2 घंटा पढ़ लो, फिर बाकी का टाइम देखना नहीं, सब मैनेज होता है। Coming back to organization, there have been several motivational theories which were given by scholars, psychologists. Generally, जिन्होंने motivation की theories दी वो psychologists हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, या sociologist हैं जिन्होंने समाज को समझा और human psychology को समझा, ठीक है। इसमें pioneer कौन है? ऐसे pioneer कौन है? She said Maslow नहीं है, Maslow है, मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो। हम बोले मैस्लो नहीं, राइट, अब्राहम मैस्लो। दिस थ्योरी, ये एक एरा था जब मोटिवेशन इवॉल्व कर रहा था, मोटिवेशन के बारे में स्ट्रेस दिया जा रहा था, ये इम्पोर्टेंट समझाया जा रहा था कि मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता
जैसे तुमको ये समझ में नहीं आएगा, मोटिवेशन हम सब लोगों के अंदर होता है। तुम अगर उठते हो तो के ठीक है, और तुमको लगता है क्लास जाना है, तैयार होना है, आज शिल्पा मैम का क्लास है, पहला ही पीरियड, ठीक है, यू आर नॉट मोटिवेटेड। आप वो चीज अपने अंदर फील कर सकते हो, बट ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन सेम थिंग कि अगर आपको ये लगता है कि आप तैयार होते हैं कि आज कॉलेज जाना है, पहला क्लास इस टीचर का है, उस क्लास में तुमको अच्छा लगता है, there is some takeaway in that class, then you are positively motivated. The same thing happens with the employees. When you all will become employees, you will feel this. आप खुद workplace पे आते हैं, if the workplace is not good, if you do not get motivation from the workplace, motivation intrinsic और extrinsic दोनों होता है। अब तुम हमेशा criticize करने वाले आदमी को, होते हैं ना ऐसे लोग, हर चीज को criticize करेंगे, they not find a way out in anything. You need to criticize, but you also need to say what is the way out. सुझाव तो बताओ। लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जितना सॉल्यूशन देते जाएंगे वो उतना प्रॉब्लम बताते जाएंगे आपको उस सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन दीजिए, वो एक प्रॉब्लम बताएगा, फिर आप एक सॉल्यूशन दीजिए, वो आप एक नया प्रॉब्लम बताएगा। एंड देन देयर आर पीपल जिनको लगता है ठीक है कंफर्ट में जैसे जैसे आते जाते हैं देखते जाते हैं। और वर्क प्लेस, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, अगर तुम लोग एज एन एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं हो, तुमको काम पे जाने का मन नहीं करेगा। और नेगेटिव मोटिवेशन के काम पे नहीं जाना ऑप्शन नहीं होता है हमेशा, राइट? अगर तुम काम पे जाते भी तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रहेगी। तुम्हारा जब मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का तो तुम कोई भी चीज अनमने ढंग से करोगे। ये ट्रू है। जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है तुम उस सब्जेक्ट में देखो कि एक अलग सा ही जोश रहेगा कि आज हमको ये टॉपिक समझना है। जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगता है, लगेगा वापस 100 नंबर का पेपर है, कैसे पास हो, बस होता है ना ये चीज। तो ये मोटिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों होता है, वो अगले क्लास में बताएंगे। आज थ्योरीज रिवाइज करते हैं। देखो फटाफट ये थ्योरीज प्रॉब्लम ये होता है कि मोटिवेट तो हो जाता है, उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी में दैट हाउ वी कैन क्रिएट कंसिस्टेंसी। तो ऐसे भी सोचो कि तुम जिस एग्जाम में बैठने वाले होगे, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा एवरीडे। अब तो कोई भी एग्जाम, क्लर्क तक का एग्जाम इजी नहीं है, क्योंकि इतने लोग पढ़ने लगे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ने लगे लोग। अब लोगों के पास शिक्षा में तो रेवोल्यूशन आ गया ना इंटरनेट होने की वजह से। पहले एक एक्सेस वाली में बात होती थी कि किताब सब नहीं खरीद सकते थे, ठीक है, ये सब चीजें, ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते थे लोग। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। लोग दुकान पे बैठ के सीटेट और ये सब चीज का तैयारी करते हैं और निकाल भी लेते हैं। तो इसलिए अब एक्सेस इजी हो गया है ना, तो शिक्षा सबके पास शिक्षा का एक्सेस इजी हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चीजों की कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे लगता है पैसा, वो भी जिससे पूछेंगे वही बताना। What is this diagram look like? Triangle, fine. But what is the context? कौन सी theory? चलेगा नहीं, कम से कम 5 मिनट तुम्हारी क्लास में हम बता सकते हैं। एक
बार हो चुका, फिर रिवीजन कराए, पेरोल में पढ़ाए, रिवॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन समझाते समय बैठ। What does this theory look like? Okay, तुम बताओ, तुम तो क्लास में रेगुलर रहते हो? आगे बदमाशी क्लास ऑनलाइन में नहीं कोई बोलो This theory is Abraham Maslow's need hierarchy theory. ये theory हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये मोटिवेशन के फील्ड में इसको बंद करो। This theory is Abraham Maslow's need hierarchy theory. इस थ्योरी को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसलिए याद रखने कह रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ किताब के लिए सूटेबल नहीं है, ये आपके रियल लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है। ये जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये हमारी लाइफ में भी किसी न किसी फॉर्म में एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। 1960s का एरा था। 1960s में जनरली देखोगे कि सारी मोटिवेशन की थ्योरीज इस एरा में इवॉल्व हुई। क्यों इवॉल्व हुई? इसी एरा में आसपास एल्टन मायो का ऑर्थ्रॉन एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, उसका रिजल्ट आया। ये बिहेवियरल थ्योरी की तरफ हम बढ़ रहे थे, इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे फोकस किया गया। सबसे पहले मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ? क्लासिकल थ्योरी के फॉर्म में। क्लासिकल थ्योरी में शॉर्ट में क्या अज्यूम किया गया कि क्लासिकल थ्योरी, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज रिजिड वर्क, रिजिड बाउंड्री। ओके, this is classical organization, it has rigid rules and regulations, people were considered more as tools. क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। हम अगर ये क्लासिकल थ्योरी के बारे में सोचें तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज जो थे वो सिर्फ एक टूल थे काम कराने के लिए, उनसे जैसे तैसे भी काम कराया जाएगा। और वो ये मानती थी कि मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगी तो काम क्यों नहीं करेगा, रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहेगा तो ऐसे ही डर के काम करेगा। बट वी गॉट फ्रॉम देयर टू हियर, जब हम मोटिवेशन के बारे में बात करने लगे, कई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बहुत गिरने लगी, स्ट्राइक राइट होने लगता था। ठीक है, और वर्कर्स ठीक से काम नहीं करते थे। तो वैसे केस में साइकोलॉजिस्ट वगैरह को बुलाया जाता था वहां रिसर्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर फाइंड आउट कीजिए कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो क्या रहा है। रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो बाहर से रिसर्चर्स बुलाते हैं, और वो रिसर्चर कभी कभी क्या होता है कि बताता नहीं, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है कि वो रिसर्चर है। वो एक एम्प्लॉय की तरह मैनेजमेंट और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो चुपचाप एक एम्प्लॉय की तरह वहां काम करता है, आपके साथ कैंटीन में बैठता है, आपके साथ इन्फॉर्मल ग्रुप में बैठता है, और वो सुनता है कि आप मैनेजमेंट के बारे में क्या बात करते हैं। आप सोचो कि मैनेजमेंट का स्पाई है वो एक तरीके से, और वो बात करेंगे ये बड़ा खराब है, वो रिसर्च वगैरह करता है, ये सब डिफरेंट चीज होती है। कम बैक टू मोटिवेशन। Abraham Maslow की need hierarchy theory is the pioneer theory in the field of motivation. 1960s के एरा में ये theory बनी। इस theory को need based theory बोली जाती है या hierarchy need theory। hierarchy क्यों बोला जाता है? hierarchy जरूर बोलिएगा आप, ये वर्ड जरूर यूज करेंगे जब आप ये theory पढ़ेंगे, क्योंकि need theory और भी है, लेकिन मैस्लो की जो थ्योरी अलग करती है दूसरी थ्योरी से, वो है हायरार्की वर्ड। लॉ ऑफ हायरार्की। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि नीड हम सबकी है, पैसे की नीड है इसलिए हम काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो कितना भी मोटिवेटेड तुम रहोगे थोड़ी ना काम करने को लगेगा। ठीक है, अब काम करते हो वहाँ करियर प्लानिंग होती है, वहाँ करियर डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे दिमाग में। तुमको किसी चीजों को देख के लगता होगा कि हम भी वैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, लाइक दैट नीड हायरार्की थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने कहा कि लोगों की नीड होती है, कुछ नीड है
ऑर्गेनाइजेशंस को वो समझना चाहिए कि उनकी वो नीड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस नीड को पूरी करेगा तो तभी लोग मोटिवेटेड होंगे, और नहीं करेगा तो लोगों में मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। नीड के बारे में अब्राहम मैस्लो का एक और मानना था, वो ये था कि the needs they move from lower hierarchy to higher hierarchy, यानी उनके अकॉर्डिंग जब हमारे नीचे के लेवल की नीड पूरी हो जाती है तभी हम ऊपर के लेवल के नीड के बारे में सोच पाते हैं। मतलब तुम्हारा महीना पूर्ण नहीं रहा है राशन का, तुम इंश्योरेंस में पैसा स्पेंड करने के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। तुम्हारा तुम्हारा सैलरी ही it is difficult to meet both the ends meet. Can you think about buying a costly mobile phone? No, you cannot. ठीक है। वेकेशन जाने की बात, वेकेशन कब जाता है लोग? क्या सारा पैसा जो बचा उसको यूज करके वेकेशन चले जाते हैं? वैसे लोग नहीं जाते। वेकेशन इज ऑलवेज लग्जरी, दैट इज सरप्लस मनी। वो इंश्योरेंस करवाएं, खुद सेफ्टी है उनके बच्चे के लिए, उनके हेल्थ के लिए, तब जाके जो सरप्लस पैसा बचता है वो वेकेशन में यूज होता है। इसी तरीके से हम नीड हायरार्की थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ कि तुम सबको मन होगा कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, सीईओ बने, एमडी बने, ठीक है, लेकिन अभी सैलरी में ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है और तुम अपने घर में ही परेशान हो अपने एक्सपेंसेस से। 1000 तरीके का एक्सपेंस होता है। अभी तो मम्मी पापा है तो समझ में नहीं आता होगा, अदरवाइज और ये बहुत नीचे लेवल की बात नहीं है, एक मिडिल क्लास की बात है। करेक्ट? लाइक यू बॉट अ कार, नाउ पेट्रोल इज सो कॉस्टली, द मेंटेनेंस ऑफ कार इज सो कॉस्टली, हर साल आपको इंश्योरेंस उसको करवाना है, so that is costly, that is taking a substantial amount of money from your pocket or not? ठीक है। अब उस समय तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारा नीड ऑफ अचीवमेंट है, तुम कहीं जाकर के कोर्स करें? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तो काफी हद तक इस थ्योरी का एक रेलेवेंस प्रैक्टिकल अप्रोच भी है कि जब तक नीचे के ऑर्डर की नीड पूरी नहीं हो जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोच पाते। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नीचे की नीड खत्म हो गई, ये नीड के साथ हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सबसे नीचे क्या नीड थी तुम बताओ? बेसिक नीड्स, नाम उसका बता दिए बनी लिख दे। फिजियोलॉजी माने, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेसिक नीड्स। फिजियोलॉजी तुम्हारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है। अभी अगर इस रूम में से सक्शन पाइप से एयर खींच लिया जाए, ठीक है, और 15-20 सेकंड्स के लिए अगर हवा रुक जाए, आप प्रमोशन के बारे में सोच सकेंगे? क्या सोचोगे? ये सांस का मतलब वर्कर के सेंस में क्या बात हो रही है? वर्कर के सेंस में नहीं, वर्कर के सेंस में ये क्लीन एयर की बात हो रही है। वर्कर जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस एनवायरनमेंट में काफी पोल्यूशन लगता है। हाँ, सस्टेन करने के लिए ये बात हो रही है कि यू नीड फिजियोलॉजिकल नीड में बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान जो बोले, फूड टू ईट, शेल्टर, water to drink, clothes to wear, food to eat, okay, air to breathe, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। इसको साइकोलॉजिकल नीड मत लिख देना। हर क्लास में हर कोई कुछ न कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा जरूर इसको साइकोलॉजिकल नीड लिख देता है। साइकोलॉजी तो बहुत ऊपर की चीज हो गई, तुम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात हम कहाँ नोट करते हैं? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी नीड। This experiment
the experiment which led to Abraham Maslow's need hierarchy theory was conducted on workers, a number of workers. After the physiological need, वर्कर को अगर ये मूलभूत आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, उसके बाद वर्कर ये सोचता है कल को अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मेरा बच्चा बीमार हो जाए या मेरे बच्चे को स्कूल जाना होगा या किसी तरीके का कोई बी सेफ फॉर रेनी डेज, तो वैसे केस में कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ पैसे की सिक्योरिटी होनी चाहिए। समझना है? हेल्थ इंश्योरेंस के फॉर्म में या किसी और इंश्योरेंस के फॉर्म में, जिससे तुम्हारा टू एन एक्सटेंट फ्यूचर थोड़ा सुरक्षित हो सके। हम आपसे इसीलिए बोल रहे पहले आप सैलरी के बारे में बात करते हैं। आपका जब सैलरी स्टार्ट होगा तो आप एक आध 1.5 साल 2 साल बहुत खुश रहेंगे कि पैसा आ रहा है, थोड़ा एंजॉय करने में। धीरे धीरे फिर आपको ये लगता है कि सेविंग्स भी करना चाहिए, ठीक है? ये जनरल टेंडेंसी होती है, तो तब आप इस नीड के बारे में सोचेंगे। नाउ व्हाट इज द सेफ्टी नीड? जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी के यहाँ दो चीज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है? सेफ्टी नीड में यहाँ जॉब की सिक्योरिटी की बात करेंगे। अगर आप वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो वहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, आपको जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। अगर आप इस थ्रेड के साथ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं कि शायद मेरा मेरी आज नौकरी चली जाएगी, आपकी छोटी सी भी गलती से आपको निकाला जा सकता है, या it is at the whim of the management to throw you out of the organization, वैसे केस में आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है? सेफ्टी में और जॉब सिक्योरिटी, और ये जिस समय की बात हो रही है उस समय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हुआ करते हैं, बहुत कॉमन। तो वैसे केस में सिर्फ अब तुम सोचोगे रोज क्लास आओ और तुमको डर लगे कि यहाँ मेरा हाथ में कुछ हो जाएगा, पैर में कुछ हो जाएगा, क्लास आने के पहले फियर होगा ना, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, डिमोटिवेटेड लगोगे, सेफ फील नहीं करोगे क्लास में आने से, राइट? होगा द सेम थिंग वर्कर्स रोज so in that case safety and security need was done. After that social need को हम belongingness need भी कहते हैं, इसको हम gregariousness need भी, gregarious एक साथ मिलके जो रहता है, like you are a gregarious person, इसका मतलब तुमको मिलके रहना अच्छा लगता है। social need क्यों बोला गया? देखो तुम लोग को हम एक आर्टिकल हमारे भेजेंगे हम ग्रुप में कि वर्क फ्रॉम होम 2 साल चला, तो वो वर्क फ्रॉम होम के बाद अब जब एम्प्लॉइज वापस आ रहे हैं कंपनीज में, कैसे कंपनीज उनको एक दूसरे से मिलाने और सोशलाइज कराने के लिए प्लान कर रही है। उसमें दोनों चीजें होती हैं, आप ऑफिस की भी चीज डिस्कस करते हैं और अपने फ्रेंड्स को जानते हैं, वरना 2 साल 3 साल में क्या हुआ कि आप एक टीम बन गए, लाइक यू कैन बी हायर्ड बाय TCS एंड यू कुड सिट एट पटना, सब तो आ गया ना वापस अपने अपने घर, तुम पटना में अपना लैपटॉप लेके बैठे हो, हैदराबाद में कोई अपना लेके बैठा है, चेन्नई में कोई अपना लेके बैठा है लैपटॉप, सब एक साथ जब टीम मीटिंग हुई तो तुम लोग मिल लिए, तुमको पता है कि ये बंदा यहाँ का है, लेकिन तुम मिले तो किसी से नहीं। तो अब सोशलाइज करने के लिए ये काम हो रहा है। सोशल नीड्स इसलिए है क्योंकि at the end of the day we are all human beings, and to be human means we like to love and to be loved, we like to care and to be cared. जब आप कहीं भी नौकरी करते हैं, कहीं भी जाएंगे, छुट्टी होगी तो लगेगा तब ज्यादा होगा कि स्टूडेंट हो ना, घर पे रहते हो तो घर से भागने का मन करता है कि बाहर निकले, लेकिन जब आप नौकरी करने लगेंगे और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करेंगे आप इन अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन डिसिप्लिन, जहां आपके काम का ओनर सिर्फ आपका है, आप किसी पे भी वो चीज शट ऑफ नहीं कर सकते, इन दैट केस you will want to go back to a group which loves you, and आप जब क्लास में किसी ग्रुप में हैं तो किसी एक सर्टेन ग्रुप में ही क्यों है, क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सब एक
belongingness to that group. Comfortable feel करते हो क्यों? क्योंकि you belong to that group. The group has accepted you as their friend. उसने तुमको accept किया है as a friend. जहाँ acceptance नहीं है, वहाँ social relationship नहीं चलता है. आप वैसे ही relatives के यहाँ जाते हैं ना, जहाँ पर कि आपका acceptance है. वैसे relatives के यहाँ जाना पसंद करते हो? ठीक है. इनफॉर्मल ग्रुप की बहुत बात यहाँ होने लगी सोशल ग्रुप में, क्योंकि जो एल्टन मायो का हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है उसमें ये देखा गया कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन में अगर फ्लरिश करने के लिए अलाउ किया जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. कैसे बढ़ती है? इवन व्हेन दोस इंसेंटिव थिंग्स आर टेकन ऑफ. मतलब एक ग्रुप था, लड़कियों का ग्रुप है, पहले ग्रुप में क्या किया गया था कि लिमिटेड वर्किंग आवर्स लंबा था, ठीक है, रेस्ट आवर्स नहीं था, और लेकिन लड़कियों को आपस में इनफॉर्मल रिलेशनशिप था. दूसरे केस में ये किया गया कि वर्किंग आवर्स कम कर दिया गया, रेस्ट आवर्स भी बढ़ा दिया गया, लेकिन ये देखा गया कि प्रोडक्टिविटी कम ही हो गई. बल्कि क्या फैक्टर ट्रिगर किया प्रोडक्टिविटी? इनफॉर्मल रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? So social need is also one of the most important needs of human beings, जिसको कि Abraham Maslow ने identify किया, that this need is one of the needs of human beings which needs to be fostered in the organization. Got it? सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सब एमएनसी होती है क्या? तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पेइंग कैपेसिटी कम होती है, तभी तो छोटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है वो. देखिए लोग क्यों नहीं छोड़ते छोटी ऑर्गेनाइजेशन? ये कभी सोचो कि क्या कारण है कि लोग, और सब मजबूरी में नहीं काम करते हैं. There are some really good small organizations. So you learn a lot of work and you like to work. क्या रीजन हो सकता है? नहीं, वर्क प्रेशर भी होता है. नहीं मैम, वो जो डेवलपिंग होता है ना, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरा डेवलप है. इस सेंस में कोई सोच सकता है? प्रवीण, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ? छोटी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना क्या बेनिफिट होता है? दे प्रोवाइड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. और एज अ स्टूडेंट ये तुम्हारे लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि तुम अभी इस जिस एज में हो तुम ये सोचोगे पैसा देगा तो क्या होगा, किसी से बने ना बने उससे हमको क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर रहेगा किसी जगह का और रिलेशनशिप आपका आपके बॉस के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ खराब होगा, तो इन दैट केस उस ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे. तो बड़ी कंपनी में तो इंडस्ट्रियल रिलेशन रहते हैं, दे फोकस मोर, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनी तुमको पैसे से डिलीवर करती है. डेलॉइट की कंसल्टेंट्स जो कोविड में काम किए उनसे पूछना जाके, दे पे देम सो हेवीली. पेमेंट हेवीली, बाकी चीजें हैं तो काम बहुत देती है, बहुत. But small organizations, they provide good industrial relation in general. ठीक है, वो एक तरीका है जिससे कि आप टीम में बंधे रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है. सोशल की बात, सेल्फ एस्टीम माने सेटिस्फाइड होता है, वो कोई अपना मतलब कोई अचीव कर लेता है गोल, तो उसका ये सेल्फ एस्टीम का अपनी पहचान चाहिए. यस सर. सेल्फ एस्टीम का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. देखो सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग यहाँ से यहाँ कितने देर में पहुंचे? 10 मिनट. रियल लाइफ में 10 साल लगता है पहुंचने. इंश्योरेंस के लिए सेव करना, सेफ्टी सिक्योरिटी माने फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड, तुम कार वार तो खरीद चुके हो यहाँ तक, तो वो खरीदने में कितना टाइम लगता है सोच लो? 5 ही साल. हाँ ठीक है, 5 साल, 6 साल, 8 साल. 8 साल के बाद जब तुम 30-31 एज के हो जाओगे काम करते करते, तो तुमको लगेगा ना कि अच्छा कंसिडरेटर मेरा वर्क फील्ड रहा है. तुम अगर अच्छा काम करते हो तो तुम्हारी
नीड होगी ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे अलग से आइडेंटिफाई किया जाए, इसी नीड के कारण केबिन अलग किया जाता है मैनेजर साहब। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज है उसको फोस्टर करने के लिए, इस नीड को फुलफिल करने के लिए केबिन्स अलग से दिया जाता है कि भाई वो थोड़ा आइडेंटिफाइड पर्सन, क्योंकि आप जब सीनियर हो जाते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो आप फ्रेशर्स की तरह ट्रीट करेगा कोई, तुमको अच्छा लगेगा। इसके लिए चीजें अलग से, जैसे कंपनी की कार वो तुम्हारे सर्विस पे प्रोवाइड की जाती है इसलिए क्योंकि तुम्हारी नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम पूरी हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत महत्व है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत काम करना पड़ता है ये इस नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और तो सबके लिए सोसाइटी में भी इसको तो नाम सोसाइटी छोड़ो यार, सोसाइटी नहीं, ये तो इंडिविजुअल नीड्स की बात कर रहे हैं रहना से। तुम्हारी खुद की नीड ऐसी हो जाएगी घर में, तुम अपने पापा को, ठीक है, किसी फादर का एक अलग एक रेपुटेशन है ना, व्हाई दैट इज बिकॉज़ ही इज मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम। तुम उसको जैसे तैसे नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इस नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बहुत लोगों से सुने होंगे कि पैसा इतना इतना, हमको तो इतना साल का एक्सपीरियंस है कि हम तो कहीं काम करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू नहीं है इस चीज का। So if you want your golden employees to be retained in the organization and keep them working, keep them motivated to do better further and further, you need to identify the need of self-esteem। ये पूरी थ्योरी मैनेजर्स के लिए है, आप लोग बनेंगे क्योंकि तो फिर आपको ये अप्लाई करना होगा। आपके नीचे जो काम करता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसकी नीड क्या हो सकती है। आगे की थ्योरीज और इंटरेस्टिंग है, तो ज्यादा से रिलेट कर। सेल्फ एस्टीम हो गया, सेल्फ एस्टीम के बाद एक्चुअलाइजेशन माने क्या होता है? वहां तक पहुंच जाता है इससे ज्यादा कोई नीड की आवश्यकता नहीं। नीड की आवश्यकता सबसे ऊपर है बॉडी में, तो क्या है नीड क्या वो उसको शायद और भी चाहिएगा कि वो डिसीजन ले लेगा। मैं वो ये चीज हो जाता है, फीलिंग हो जाता है कि मैं मुझे इस चीज से क्या वो ये सोचते हैं कि विद द टाइम में कहां तक पहुंचे। क्या करना चाहता है जो वो परफेक्ट है। ये एक अच्छा वर्ड बोला, सेल्फ फुलफिलमेंट। देखो फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एक्चुअलाइज करना, यानी रियलाइज करना। यानी इस लेवल पे सारे लोग नहीं पहुंचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। इस पे सारे लोग नहीं पहुंचते। ये एक्चुअलाइजेशन में आप एक्चुअलाइज करते हैं कि I am able to bring about change in someone else's life too. I have that power, I have that need to bring about the change in that someone else's life. दुनिया के जितने बड़े लीडर्स, महात्मा गांधी को तो वे बहुत वैल्यू करते थे और वो जानते थे, वो सब एक लॉयर, और उनको ये चीज जानते थे लोग कि भाई अंग्रेज क्या करते थे, जिन इंडियंस को दिमाग होता था उसको वो राइट करके रखना चाहते थे कि भाई आजादी की तरफ न जाए। तो अगर महात्मा गांधी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं होता कि उस आदमी का एक विजन था, मजदूर को तुम डायरेक्ट करते हो ना भाई कि तुम्हारे दिमाग में है एक खाका, एक फ्रेमवर्क कि घर बनेगा तो ऐसा बनेगा। मजदूर को क्या पता है, वो तो उसको तो कुछ नहीं पता है। तुम उसको लीड करते हो, तुम उसके ऊपर, तुम उसको उस हिसाब से डायरेक्ट करते हो। तो जो अनपढ़ जनता, गुलाम जनता, गुलामी करते करते क्या होता है, इंसान को आदत हो जाती है गुलाम हो जाने की। गुलाम जनता को एक विजन दिए वो आदमी कि आज से 30 साल 35 साल बाद हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमको अंग्रेजों से छुट्टी चाहिए, इसको भगाओ यहाँ से। कितनी क्रांति, कितनी लाठी, कितना आंदोलन वो आदमी किया। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड नहीं होता तो कर पाते क्यों? The vision that he had as a leader, and he took the entire mass along with him, could only be the one who has this need of actualization.
और भी लीडर्स हैं वो इसमें आते हैं। हम तो इसको एक वर्ड में क्या लिखते हैं? सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ अचीवमेंट। और एक वर्ड में नहीं लिखना, ये थ्योरी आएगी एग्जाम में। मतलब आप तुम लोग को मिला मटेरियल? नहीं मिला, उसमें सब होगा। अभी तो मिला नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों थ्योरीज एक्स और वाई और मैक्लेलन की थ्योरी कर देंगे। ये तीन इनफॉर्मल ग्रुप के लिए इनफॉर्मल नीड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलने जुलने की तुम्हारी नीड है, इंटरैक्ट करने की। सोशल रिलेशन अच्छा रहने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और तुम मोटिवेटेड रहते हो। Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. Himanshu. 16, 17, 18, 19, 20. 19 Mahi. 20, 21, 22. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. P2 में कौन कौन है? roll 1, 1, 8, 5, 8, 14, 18, 26. मतलब पूरा क्लोज कर देना।